नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे आज की घटना की शुरुआत राजस्थान के जिले जोधपुर से होती है और वहीं पर एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला धनुष जो कि बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास अपनी 9 एकड़ जमीन थी और वो खेती किसानी का काम करता था। धनुष जो था वो इस खेती किसानी का काम करके बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। धनुष के परिवार में इसकी धर्मपत्नी होती है जिसका नाम सुनीता होता है। सुनीता जो कि दिखने में काफी खूबसूरत और सुंदर महिला थी, लेकिन सुनीता का चाल चलन और चरित्र कुछ ठीक नहीं था। सुनीता जब भी किसी हैंडसम नौजवान लड़के को देख लेती थी तो वो उसकी तरफ फिसल जाया करती थी। धनुष और सुनीता की शादी को कई सालों का वक्त बीत चुका था और अब दोनों को अपनी 4 बेटियां भी हो चुकी थी, लेकिन अब जो धनुष था उसका मन बिल्कुल बदल जाता है। धनुष जो है वो एक दिन अपनी पत्नी सुनीता से कहता है कि सुनीता, हमारे पहले से ही 4 बेटी हैं और अगर अब की बार तुम्हें बेटा पैदा नहीं होता है तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तलाक दे करके अब मैं दूसरी शादी करूंगा। जैसे ही सुनीता अपने पति की इन बातों को सुनती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित हो जाती है। परेशान उदास होकर के अब जो सुनीता होती है वो अपने पति से कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे पास 4 बेटियां में भले हो गई लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और तभी जो इसका पति होता है दोस्तों वो ये कहता है कि बस मुझे नहीं कुछ पता, बस अब की बार बेटा होना चाहिए। तो तभी सुनीता कहती है कि चलो किसी डॉक्टर के पास चलकर हम चेकअप करवा लेते हैं कि हमें बेटा होगा या बेटी होगी। इस बात पर उसका पति बहुत चिढ़ जाता है। पति कहने लग जाता है कि हम किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा और ना ही मैं अभी कोई चेकअप करवाऊंगा और वैसे भी हमें बस अब इस बार बेटा ही होना चाहिए। और ये बातें सुनाने के बाद धनुष जो है वो अपने काम पर चला जाता है और अब घर में इसकी पत्नी जो है वो बिल्कुल अकेली रह जाती है। इसकी पत्नी जो थी वो हमेशा इसी बात को सोचा करती थी कि अगर मुझे अब की भी बेटी पैदा हो गई तो फिर तो मेरा पति मुझे छोड़ देगा, वो दूसरी शादी कर लेगा। और इस बात की वजह से ये महिला जो थी वो बहुत परेशान और उदास थी। इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है दोस्तों, 22 अप्रैल का दिन, सुबह के 8 बज रहे थे। अब जो धनुष था वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो आज मेरी बहन का फोन आया था और इसलिए मुझे अपनी बहन के घर पर जाना होगा क्योंकि जो मेरे जीजा जी है वो अचानक से बीमार पड़ गए और उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो मुझे उनसे मिलने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। और तभी इसकी पत्नी सुनीता कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन फिर दूसरे ही पल जो धनुष होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो क्योंकि मेरे पिता पर जीजा पर भूत प्रेत का साया है और मैं नहीं चाहता कि तुम पर वो साया पड़े, और वैसे भी तुम अब 1 महीने की गर्भवती हो। अब जैसे ही सुनीता इस बात को सुनती है तो कहते हैं कि ठीक है, फिर कोई बात नहीं, आप अकेले चले जाइए। अब इस तरीके से इसका जो पति धनुष होता है वो अपने घर से कुछ पैसे लेता है और सीधे ही अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़ता है। करीब आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है और इसकी पत्नी जो थी वो घर पर अकेली थी और उसी समय घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। और जैसे ही सुनीता घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसकी पड़ोसन कविता उसके दरवाजे पर खड़ी थी। कविता कहती है कि मेरे घर में दरअसल चीनी खत्म हुई थी तो मैं वही लेने आई हूँ। अब इस तरीके से कविता उसके घर के अंदर चली जाती है और वहां पर कविता और सुनीता बैठकर बात करने लगती हैं। तभी कविता जो है वो सुनीता से कहती है कि तू जानती है कि मेरी 4 बेटी हैं और अब मेरे पति ने मुझे ये कहा कि अगर तुम्हें इस बार बेटा पैदा नहीं होता है तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। और इसी बात को लेकर सुनकर कविता भी परेशान हो जाती है और फिर उसकी दोस्त कविता कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इसका समाधान मेरे पास है। तभी सुनीता कहती है कि ऐसा कौन सा समाधान है। और तभी कविता सुनीता को ये बताती है कि हमारे गांव के बाहर एक तांत्रिक बाबा कुटिया में रहते हैं और उस बाबा का नाम रूपनाथ तांत्रिक है। और जो रूपनाथ है उनके पास कुछ अजीब ही शक्तियां हैं। वो महिला को देखते ही बता देता है कि उससे अब की बार बेटा पैदा होगा या फिर बेटी पैदा होगी। अब जैसे ही सुनीता कविता की बात सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो कहती है कि चल फिर अभी उसी समय उस तांत्रिक के बाबा पास चलते हैं। तभी कविता कहती है कि ठीक है, फिर चल अभी ही चलते हैं। और इसके बाद दोनों सहेलियां जो है वो इस घर से बाहर निकलती है और सीधे उसकी कुटिया की तरफ चल पड़ती है। आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद ये जो कविता और जो सुनीता है वो कुटिया में पहुंच जाती है और अब इस कुटिया के अंदर दोस्तों वो तांत्रिक बैठा हुआ था। अब वो जो तांत्रिक था वो बहुत ही ज्यादा महिलाओं में दिलचस्पी रखा करता था रूपनाथ, और वो महिलाओं में काफी रुचि रखा करता था। कई बार वो उसके साथ महिलाओं के साथ वक्त भी बिता चुका था। अब जैसे ही किरण उस राजनाथ को देखती है, उसके कद काठी को देखती है तो उस पर मेहरबान हो जाती है, उसकी तरफ वो आकर्षित हो जाती है। और फिर जैसे ये तांत्रिक की नजरें उस महिला की खूबसूरती पर पड़ती है, उसके बाकी पूरी खूबसूरती पर पड़ती है तो उसकी भी नियत में कमी आ जाती है। अब तो भी रूपनाथ ये सोचता है कि आज से पहले तो मैंने इतनी खूबसूरत महिला को आज तक जिंदगी में देखा ही नहीं है, तो इस महिला को कैसे भी करके मुझे अपने साथ हासिल करना ही होगा। और फिर इसके बाद ये दोनों सहेलियां होती है वो इस रूपनाथ के पास बैठ जाती है। अब दोस्तों ये जो रूपनाथ होता है इससे कविता कहती है कि मेरी दोस्त सुनीता है और इसके पति ने इस बार धमकी दी है, इसे कहा है
इसका पति इसे कह रहा है कि अगर अभी तुम्हें बेटा इस बार नहीं हुआ तो फिर इसका पति इसे छोड़ देगा, तलाक दे देगा। तभी रूपनाथ जो होता है वो उसी समय हंसते हुए इस महिला की तरफ देखता है, सुनीता की तरफ, और कहता है कि तुम्हें किसी भी प्रकार की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, इस बार तुम्हें बेटा ही पैदा होने वाला है। अब इसके बाद रूपनाथ जो होता है वो इस महिला कविता से कहता है कि कविता तुम 1 मिनट मुझे मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और इसके बाद रूपनाथ और ये जो कविता थे वो कमरे में चले जाते हैं। और तभी ये जो रूपनाथ होता है वो कहता है कि रूपी, तुम जितनी भी महिला मेरे लिए लाती हो बहुत सुंदर होती है, लेकिन ये महिला तो उनमें से सबसे खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती मुझे बहुत पसंद आ जाएगी। अब कविता भी हंसते हुए कहती है कि इस महिला के पास बहुत सारे गहने भी हैं और ये सारे गहने इसके मुझे मिल जाने चाहिए। तभी रूपनाथ कहता है कि तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो भी इस महिला के पास गहने वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन हाँ आज मैं इसके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। तो तभी कविता कहती है कि तुम्हारी जो मर्जी इसके साथ करो, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि ये तुम कैसे इसे मनाओगे इस काम के लिए। और अब इस तरह से इन दोनों की ही योजना बनकर के तैयार हो गई थी। अब दोस्तों कविता एक ऐसी महिला थी जो कि इस तांत्रिक के लिए महिलाओं को लाया करती थी, और ये तांत्रिक बाबा उन महिलाओं से जो भी दान दक्षिणा लिया करता था वो इस महिला कविता को दे दिया करता था। अब इसके बाद कविता और रूपनाथ दोनों इस कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर रूपनाथ जाकर के सुनीता के पास बैठ जाता है और फिर वो सुनीता से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कमरे के अंदर जाना पड़ेगा और कमरे के अंदर मैं तुम्हारा अच्छे से चेकअप करना चाहता हूँ। इस चीज के लिए सुनीता भी मान जाती है और फिर इसके बाद सुनीता को लेकर के ये कमरे के अंदर जाता है और कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया जाता है। लेकिन सुनीता जो है वो इस रूपनाथ से डरती नहीं है, बल्कि वो इसका भरपूर तरीके से साथ देने की कोशिश कर रही थी। अब ये जो तांत्रिक था वो इस महिला से कहता है कि तुम अपने एक एक कपड़े को उतारो। अब जैसे ये बात उस महिला से कही जाती है तो उसके होश उड़ कर रह जाते हैं। सुनीता कहती है कि मैं तुम्हारे सामने ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तभी रूपनाथ जो है वो कहता है कि फिर मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा कि तुम बेटे को जन्म देने वाली हो या फिर बेटी को जन्म देने वाली हो। और अब इस तरीके से दोस्तों ये जो रूपनाथ होता है वो इस महिला को अपनी बातों के माया जाल में फंसा लेता है और इस कदर इस महिला को अपनी बातों में उलझा देता है कि ये जो महिला सुनीता होती है दोस्तों ये खुद ब खुद अपने शरीर से अपने कपड़े हटाना शुरू कर देती है। और फिर जैसे ये महिला अपने सारे कपड़े हटाती है तभी रूपनाथ इसके पास जाता है और फिर इस महिला के पेट पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम गर्भवती हो ही नहीं, तुम्हें बेटा और बेटी कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि तुम गर्भवती हो ही नहीं। लेकिन उसी समय ये महिला कहती है कि मैंने 20 दिन पहले ही अपना चेकअप किया था और मैं गर्भवती हूँ। तभी रूपनाथ ये कहता है कि तुम नहीं हो, मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम गर्भवती हो सकती हो और तुम्हें बेटा भी पैदा हो सकता है। अब दोस्तों सुनीता एक ऐसी महिला थी जो कि एक बेटे को जन्म देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। सुनीता उसी समय रूपनाथ से कहती है कि भला मैं कैसे ये कर सकती हूँ। तभी जो रूपनाथ होता है ये कहता है कि बस तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना होगा और जैसे तुम मेरे साथ ये काम करोगी तो तुम्हें अब की बार 9 महीने के बाद बेटा पैदा हो जाएगा। अब सुनीता भी तुरंत इस बात को मान जाती है, वो एक पल के लिए भी नहीं सोचती कि वो क्या करने जा रही है और बेटे को पैदा करने के लिए तो वो कुछ भी कर सकती थी। और फिर इसके बाद दोस्तों जो वो रूपनाथ होता है वो इस महिला को आपत्तिजनक स्थिति में लाता है और फिर इस बंद कमरे के अंदर रूपनाथ तांत्रिक और इस महिला के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों मिलकर के अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे थे बिना सोचे समझे कि वो किस तरह का काम कर रही थी। बेझिझक वो अपने काम में लगी हुई थी। अब दोस्तों जब इन दोनों का सारा काम खत्म हो जाता है तो रूपनाथ जो होता है वो इस महिला सुनीता से कहता है कि तुम ऐसा करो कि दान दक्षिणा के रूप में तुम मुझे अपने गहने दे दो। और फिर इसके बाद ये महिला जो है वो अपने जितने भी अपने उसने बदन पर कपड़े वो गहने पहने थे वो इस तांत्रिक को दे देती है और फिर ये दोनों इस काम को अंजाम देने के बाद इस बंद कमरे से बाहर निकल जाते हैं। और फिर दोस्तों ये जो रूपनाथ होता है वो उस दूसरी महिला को फिर से कविता को एकांत कमरे में ले जाता है और कविता से कहता है कि कविता तुम आज रात को मेरी कुटिया में आ जाना और मैं तुम्हें सारे गहने दे दूंगा। ये सुनकर कविता भी खुश हो जाता है और तांत्रिक बाबा तो वैसे ही खुश हो गया था। लेकिन उसी समय रूपनाथ इस सुनीता से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ 3 रात बितानी होगी, जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक तुम्हें बेटा नहीं होगा। अब इसके बाद ये महिला सुनीता कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं तांत्रिक बाबा, मैं बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार हूँ। और फिर इस तरीके से दोस्तों ये जो महिला होती है कविता वो अपनी दोस्त सुनीता को लेकर इस कुटिया से बाहर निकल जाती है और थोड़ी देर के बाद वो दोनों ही अपने अपने घरों को लौट जाती है। इस तरीके से पूरा दिन निकल जाता है और फिर जैसे ही शाम का समय होता है
तो शाम के समय जो सुनीता होती है वो अपनी चारों बेटियों के लिए खाना तैयार करती है और खाना बनाने के बाद वो अपनी चारों बेटियों को खाना खिला भी देती है और फिर जैसे ही पूरा परिवार खाना खा लेता है तो फिर अब रात हो जाती है और रात के तकरीबन 9-10 बजे के आसपास का वक्त था। सुनीता देखती है कि उसकी चारों ही बेटियां गहरी नींद में सो चुकी थी। इसके बाद जो सुनीता थी वो अपनी पड़ोसन कविता के पास फोन करती है और कविता से कहती है कि तुम्हें अब मेरे साथ फिर से उस कुटिया में जाना होगा क्योंकि आज रात को भी उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है। तभी कविता कहती है कि मैं रात के समय में तेरे साथ नहीं चल सकूंगी क्योंकि मेरे पति जो है वो घर पर ही है और मेरे पति जो है वो रात के समय मुझे कहीं जाने ही नहीं देगा। तो तुम ऐसा करो कि तुम अकेली हो आज उस कुटिया में चली जाओ। और फिर इस तरह से ये बातचीत जो है वो खत्म हो जाती है। अब इसके बाद जो ये सुनीता होती है वो अपने घर से कुछ पैसे लेती है और फिर पैसे लेने के बाद रात के ही समय में अपने घर से बाहर निकल जाती है और थोड़ी देर के बाद वो उस तांत्रिक की कुटिया में पहुंच जाती है। और तब तक दोस्तों जो रूपनाथ था वो अपनी कुटिया में बैठ करके काफी देर तक नशा कर चुका था। और जब ये महिला कुटिया में पहुंचती है तो रूपनाथ देखता है कि सुनीता उसकी कुटिया में आ चुकी थी और फिर सुनीता को देख करके वो तांत्रिक बहुत खुश हो जाता है। रूपनाथ अपने मन में यही सोचता है कि ये महिला जो है वो मुझे अच्छे खासे पैसे भी दे रही है और साथ में ये मेरे लिए सब कुछ करने भी वाली है। इसके बाद सुनीता जैसे ही रूपनाथ के पास पहुंचती है तो रूपनाथ कहता है कि आज की पूरी रात तुम्हें मेरे ही साथ बिताने हैं। और सुनीता जो है वो बच्चे की चाह में इसके साथ सब कुछ करने के लिए मान चुकी थी। और इसके बाद रूपनाथ जो है वो इस महिला सुनीता को लेकर के अपने कुटिया के कमरे में चला जाता है और फिर इस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और इसके बाद ये दोनों अपनी ही रजामंदी से अपनी गलत रिश्ते को भी कायम करते हैं। ये दोनों इस गलत काम को काफी देर तक अंजाम देते हैं और फिर जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तभी रूपनाथ कहता है कि अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। इसके बाद रूपनाथ इस महिला सुनीता को लेकर इस कुटिया से बाहर निकलता है, गांव में भी आता है और फिर इसके घर तक सुनीता को छोड़कर भी जाता है। लेकिन जाते जाते रूपनाथ कहता है कि कल रात तुम्हें फिर से मेरी कुटिया में आना है, याद है ना। और सुनीता जो है वो उसी समय इस तांत्रिक को कुछ और भी पैसे देती है और ये रूपनाथ जो है वो इससे पैसे लेकर वापस से अपनी कुटिया की तरफ चला जाता है। इसी तरीके से पूरी रात गुजर जाती है। जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के 10 बज रहे थे और उसी समय जो सुनीता का पति धनुष होता है वो भी अपनी बहन के घर से अपने घर वापस आ जाता है। अब धनुष ये देखता है कि उसकी पत्नी के शरीर पर कोई भी गहना नहीं होता है। तभी वो अपनी पत्नी सुनीता से पूछता है कि क्या बात है, आज तुमने कोई भी गहना नहीं पहना हुआ है, क्या ऐसी बात हो गई है। तभी इसकी पत्नी कहती है कि रात के समय में हमारे घर में चोर आ गए थे और जैसे ही चोर घर के अंदर आते हैं तो फिर वो घर के अंदर आकर चोरी भी करते हैं और जाते जाते उन्होंने मेरे सारे गहने भी लूट लिए। और इस तरीके से जो सुनीता होती है वो अपने पति को झूठ बोल देती है और धनुष भी अपनी पत्नी की बातों पर यकीन कर जाता है। लेकिन दोस्तों सुनीता ये नहीं जानती थी कि आगे चल करके जो ये रूपनाथ था वो उसके साथ क्या करने वाला था। इस तरीके से अब जैसे ही दोपहर के करीब 1 बजे के आसपास का वक्त होता है तो दूसरी तरफ रूपनाथ अब उस दूसरी महिला के पास कविता के पास फोन करता है और कविता से कहता है कि कविता तुम मेरी कुटिया में आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दान दक्षिणा और कुछ गहने देना चाहता हूँ। ये सुनकर कविता भी खुश हो जाती है। अब जो कविता का पति था सुनील वो कारखाने में मजदूरी करने चला गया था। कविता दिन के समय अपने घर में अकेली रहा करती थी और फिर इसके बाद कविता जो है अपने घर से सज धज करके तैयार होकर बाहर निकलती है और कुछ ही मिनटों के अंदर वो उस रूपनाथ के पास जाती है। अब वहां पर जाकर कविता देखती है कि रूपनाथ वहां पर अकेला बैठा हुआ था, उसने कुछ नशा भी किया हुआ था। और रूपनाथ जैसे इस महिला कविता को देखता है तो उसे देखकर वो खुश हो जाता है और तभी रूपनाथ कविता से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे गहने देने वाला हूँ, लेकिन गहने देने से पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। कविता बिल्कुल ही इस बात के लिए तैयार हो जाती है। कविता कहती है कि जितने भी गहने तुमने सुनीता से लिए वो सारे ही मुझे देने होंगे। तभी रूपनाथ कहता है कि मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बढ़ा करके दूंगा। और इसके बाद रूपनाथ जो है वो इस महिला को लेकर अपने कमरे के अंदर चला जाता है और फिर कमरे के अंदर जाने के बाद ये दोनों ही आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं। इसके बाद रूपनाथ और कविता दोनों मिलकर के अपने गलत रिश्ते को कायम करते हैं। ये लोग जो थे ये सारा काम पहले भी कर चुके थे, लेकिन रूपनाथ जो था वो इस महिला कविता से कहता है कि आप कोई और भी महिला मेरे लिए जरूर देख लेना। तभी कविता कहती है कि आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए तो महिलाओं की लाइन लगा दूंगी, लेकिन बस आप मुझे ऐसे ही खुश करते रहिएगा। रूपनाथ जो है वो इसके बाद इस महिला को कुछ गहने और कुछ पैसे देता है और फिर कहता है कि आज रात तुम उस महिला सुनीता को फिर से मेरी कुटिया में लेकर के आना। ये सुनकर कविता भी बहुत खुश हो जाती है और फिर इसके बाद उससे वो गहने और पैसे लेने के बाद इस कुटिया से बाहर निकलकर अपने घर पर आ जाते हैं। और अब जैसे ही शाम का समय होता है तो फिर कविता जो है वो उस दोस्त पड़ोसन के पास फोन करती है और फिर वो सुनीता से कहती है कि सुनीता आज रात तुम्हें रूपनाथ की कुटिया में जरूर जाना होगा। तभी सुनीता कहती है कि हाँ मुझे याद है, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं उस तांत्रिक की कुटिया में आज रात जरूर जाने वाली हूँ। तभी कविता कहती है कि रात को समय तो मैं तेरे साथ नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरे पति तो घर पर ही रहते हैं। तभी सुनीता कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अकेले जा सकती हूँ। और फिर इस तरह से पूरा दिन गुजरने के बाद रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय हो रहा था।
अब जो सुनीता होती है वो अपने पति के लिए खाना तैयार करती है, अपने बच्चों को लिए भी खाना तैयार करती है और फिर पूरा परिवार मिल बैठ करके खाना खाता है। और फिर जैसे ही पूरा परिवार खाना खा लेता है तो फिर धनुष अपनी पत्नी के साथ कमरे में चला जाता है और फिर जैसे ही रात के तकरीबन 11 बजते हैं तो फिर जो धनुष होता है उसे गहरी नींद आ जाती है और धनुष की चारों बेटियां भी गहरी नींद में सो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ धनुष की पत्नी सुनीता को नींद नहीं आ रही थी। सुनीता यही सोच रही थी कि उसका पति जो है वो अब गहरी नींद में सो चुका, उसकी चारों बेटियां भी गहरी नींद में सो चुकी है, तो अब उसे अपने घर से निकलना चाहिए और सीधे ही रूपनाथ के पास जाना चाहिए। इस तरह से ये महिला गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। रात के तकरीबन 11 बजे, साढ़े 11 बजे के आसपास वो अपने घर से दबे पांव बाहर निकलती है और फिर सीधे वो कुटिया की तरफ चल पड़ती है। लेकिन बीच रास्ते में सुनीता की मुलाकात जो है वो एक कैलाश नाम के पड़ोसी से हो जाती है। अब कैलाश जो था वो एक शराबी व्यक्ति था, हर समय वो शराबी पिए रहता था। लेकिन कैलाश की नजरें जैसे ही वो सुनीता पर पड़ती है तो वो तुरंत उसे पहचान लेता है और कैलाश इस महिला को आवाज भी लगाता है, लेकिन सुनीता इसकी किसी बात को सुनती नहीं है, इग्नोर कर देती है और वो सीधे ही कुटिया की तरफ जा रही थी। लेकिन कैलाश भी इसकी महिला के पीछे पीछे चला जाता है और फिर जैसे ये महिला सुनीता कुटिया के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि रूपनाथ उस कुटिया में बैठा हुआ था। अब रूपनाथ जो था वो इस महिला को देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर इसके बाद रूपनाथ जो है वो सुनीता को लेकर कमरे के अंदर जाता है और कमरे के अंदर जाने के बाद ये दोनों जो है वो अपने अपना बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और फिर इसके बाद जैसे ही थोड़ा वक्त गुजर जाता है तो फिर कैलाश जो होता है वो सारी इस कहानी को समझ चुका था। अब कैलाश जो था वो तुरंत इस बात को समझ चुका था कि धनुष की जो पत्नी है वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। वो रात के समय इस कुटिया में आती है, इस तांत्रिक के पास आती है। लेकिन दूसरी तरफ सुनीता का पति धनुष था, उसकी भी अचानक आंख खुल गई थी। वो देखता है कि उसके कमरे में उसकी पत्नी नहीं दिखाई दे रही, बल्कि पूरे घर में नहीं दिखा रही है। पहले तो वो पूरे घर में ढूंढता है लेकिन फिर भी उसकी पत्नी उसे घर में नहीं मिलती है। धनुष अपने घर से बाहर निकलता है और इधर उधर अपनी पत्नी को ढूंढना शुरू कर देता है। जैसे ही 10 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो फिर धनुष जो है वो लगातार अपनी पत्नी को ढूंढे जा रहा था और उसी समय कैलाश शराबी भी वहां पहुंच जाता है। अब कैलाश ये देखता है कि जो धनुष है वो अपनी पत्नी की तलाश कर रहा है, वो पत्नी को ढूंढे जा रहा है, क्योंकि उसने जाकर उससे पूछा भी था कि तुम यहाँ भी क्या कर रहे हो, और उसने यही बताया कि जो उसकी पत्नी है वो उसे नहीं मिल रही है और वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। अब चूंकि वो सारी सच्चाई जानता था कि उसकी पत्नी दरअसल अभी कहाँ है और किसके साथ होगी, तो जाहिर सी बात है वो बता ही देने वाला था। अब क्या होता है कि कैलाश ये सारा नजारा माजरा देखकर समझ चुका था। तभी जो धनुष होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी पत्नी को कहीं देखा? तभी कैलाश कहता है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो तो तांत्रिक की कुटिया में गई है, मैं तो वहीं से अभी वापस लौट कर आ रहा हूँ। अब जैसे ही धनुष उसकी इतनी बातों को सुनता है तो वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाता है। लेकिन कैलाश जो था वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि तुम्हारी पत्नी उस कुटिया के अंदर गई है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अब धनुष को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी धनुष कहता है कि तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे साथ उस कुटिया में चलता हूँ। और फिर इसके बाद धनुष अपने घर के अंदर जाता है और घर के अंदर से वो एक हथियार उठाता है और फिर वो हथियार उठाने के बाद वो कैलाश को लेकर के रूपनाथ की कुटिया की तरफ चला जाता है। लगभग 20 मिनट के अंदर अंदर वो दोनों व्यक्ति धनुष और जो कैलाश थे वो कुटिया पर पहुंच जाते हैं। कुटिया के मुख्य दरवाजे पर कई बार धनुष अपनी पत्नी को आवाज लगा रहा था, लेकिन कोई भी इस कुटिया से बाहर ही नहीं निकलता है। अब जो धनुष था वो इस कुटिया के दरवाजे पर और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है और फिर जैसे ही रूपनाथ अपने दरवाजे पर इतनी चिल्लाहट की आवाज सुनता है तो फिर वो उस कुटिया का दरवाजा खोलता है और फिर जैसे ही दरवाजा खोला जाता है तो फिर धनुष जो है वो रूपनाथ से कहता है कि मेरी पत्नी कहाँ पर है। तभी रूपनाथ कहता है कि तुम्हारी पत्नी जो है वो इस समय मेरी कुटिया में क्या करने के लिए आएगी। लेकिन जो धनुष होता है वो रूपनाथ की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है और अब इसके बाद दोस्तों धनुष जो है वो इस कुटिया में ही अपनी पत्नी को ढूंढना शुरू कर देता है। वो 1-2 कमरों की तलाशी लेता है, लेकिन जैसे ही वो तीसरे कमरे में जाता है तो देखता है कि जो उसकी पत्नी सुनीता थी वो आपत्तिजनक स्थिति में बेड पर थी। अब इस बात को देखकर धनुष को बहुत गुस्सा आ जाता है। धनुष उसी समय अपनी पत्नी को डांटना फटकारना शुरू कर देता है और रूपनाथ को भी डांटता फटकारता है। रूपनाथ जो है वो उसी समय कहता है कि तुम्हारी पत्नी खुद ही मेरी कुटिया में आती है और बस इसी बात को लेकर को धनुष को बहुत गुस्सा आ जाता है और धनुष उसी समय सबसे पहले अपनी पत्नी पर उस हथियार से दोबारा वार कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी वहीं पर अपनी जीवन लीला खत्म हो जाती है। और यहीं पर धनुष नहीं रुकता है बल्कि फिर वो इस तांत्रिक के भी सिर पर उस हथियार से वार कर देता है, जिसकी वजह से रूपनाथ भी नीचे गिर जाता है। लेकिन धनुष जो है वो उसी समय इस तांत्रिक जो है इस तरह से वार कर देता है तो कि वो इस दुनिया से ही चला जाता है और फिर जैसे इस हत्याकांड के अंजाम दिया जाता है तो कैलाश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसके बाद कैलाश उसी समय अपने जेब से फोन निकालता है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करता है और तकरीबन आधे 1 घंटे का वक्त के अंदर अंदर घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस देखती है कि वहां पर रूपनाथ की भी शव पड़ा था और उसका जो सिर था वो धड़ से अलग हो गया था। और फिर जब कमरे में जाकर देखते हैं तो धनुष की जो पत्नी सुनीता होती है उसका भी शव उस कमरे में पड़ा हुआ था। अब पुलिस जो है वो इन दोनों ही लाशों को बरामद करके सीधे ही पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है।
और फिर जैसे ही कैलाश से ये पूछताछ की जाती है तो कैलाश जो है वो पूरी कहानी को बता देता है। लेकिन वहां पर से धनुष फरार हो चुका था और फिर 3 घंटे के अंदर अंदर ही धनुष को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। जब पुलिस धनुष से पूछताछ करती है तो फिर वो पुलिस के सामने सारी सच्चाई बयां कर देता है। कहता है कि मेरी पत्नी गलत रास्ते पर चली गई, उसकी पत्नी रूपनाथ की कुटिया में जाती थी और इसी वजह से इसने उन दोनों की ही हत्या कर दी थी। अब जैसे ही धनुष अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेता है तो फिर पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। अब ये बात तो भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिर उसे क्या सजा सुनाएंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान धनुष ने जो अपनी पत्नी और जो उस तांत्रिक के साथ किया, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी किसी और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल